वेनेजुएला में कुछ बहुत बुरा होने वाला है और अगर मादुरो में थोड़ी भी समझदारी है तो उसे डर के मारे कांपना चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अमेरिका कैरिबियन में एक विशाल सैन्य बल इकट्ठा कर रहा है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, निकोलस मादुरो। विमान वाहक पोत, अमेरिकी बमवर्षक और बहुत कुछ रास्ते में हैं। अगर मादुरो सावधान नहीं रहे तो यह जमावड़ा उनके शासन का अंत कर सकता है। तो हो क्या रहा है? हम विमान वाहक पोत से शुरू करेंगे। अभी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वेनेजुएला के तट की ओर बढ़ रहा है। यह तब हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन पहले देश में जमीनी हमलों पर विचार की घोषणा की थी। सुनिए। क्या आप विकल्पों पर विचार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता, लेकिन हम निश्चित रूप से अब जमीन पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमने समुद्र को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। हमारे पास कुछ दिन ऐसे रहे हैं जब कोई नाव नहीं मिली, और मैं इसे अच्छी बात मानता हूँ, बुरी नहीं। लेकिन हमारे पास नावों के जरिए, बहुत महंगी नावों के जरिए भारी मात्रा में लोग आ रहे थे। आप जानते हैं, उनके पास बहुत पैसा था, तेज और महंगी बड़ी नावें थीं। हम हर रोकने वाली नाव से 25,000 अमेरिकी जानें बचाते हैं। जब भी आप नाव देखते हैं और बुरा लगता है, आप कहते हैं ये वाकई कठिन है। अगर आप 3 लोगों को खोकर 25,000 लोगों को बचाते हैं तो यही लोग हमारी आबादी को मार रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि आप ऐसे बयान देख सकते हैं, और यह तथ्य कि यूएसएस फोर्ड कैरेबियन आ रहा है मादुरो को बहुत तनाव में डाल रहा है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब तक का सबसे उन्नत और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ और पूरा होने में 10 साल से ज्यादा लगे। इस जहाज को जुलाई 2017 में आधिकारिक तौर पर कमीशन किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत $13 अरब से अधिक थी। यह निमिट्ज क्लास कैरियर्स की कीमत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर है जो पुराने स्टीम पावर्ड सिस्टम्स की जगह लेते हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फिर से डिजाइन की गई आइलैंड स्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के साथ, जिससे यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में सैकड़ों कम क्रू मेंबर्स के साथ ऑपरेट कर सकता है। मेरे लिए सबसे मजेदार यह है कि जैसा आप सोच सकते हैं, यह कैरियर बहुत बड़ा है। यह पूरी तरह लोड होने पर लगभग 10,000 मीट्रिक टन का वजन उठाता है। तुलना के लिए, पूरी वेनेजुएला नौसेना का कुल टन भार 8,800 है, यानी फोर्ड अपने डेक पर पूरी वेनेजुएला नौसेना को ले जा सकता है। फिर भी इसके पास 90% से ज्यादा जगह बची रहेगी, यानी इसमें काफी क्षमताएं हैं। यह लगभग 90 विमानों को ले जा सकता है, जिसमें जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और यूएवी शामिल हैं। और यहीं पर असली खतरा छुपा है। ऐसे हालात में जब अमेरिका वेनेजुएला पर हमले करता है तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मौजूदगी अमेरिका को समुद्र में एक विशाल मोबाइल संप्रभु एयरबेस देती है। देखिए, वेनेजुएला के पास हमारा इकलौता बेस नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। अमेरिकी सैनिक इस वक्त त्रिनिदाद और टोबैगो में तैनात हो रहे हैं, एक 5 दिन के सैन्य अभ्यास के लिए। अब चलिए नक्शे को देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये द्वीप वेनेजुएला की सीमा के कितने करीब हैं। यहाँ अगर हम वेनेजुएला पर झूम करें, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर, तो आप देख सकते हैं कि अमेरिकी सैनिक फिलहाल सीमा के बहुत बहुत करीब हैं। साथ ही प्यूर्तो रिको में हमारे पास भारी सैन्य संसाधन हैं, जो वेनेजुएला के सबसे करीब स्थित अमेरिकी क्षेत्र है। लोग इसे अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वे हमेशा फ्लोरिडा की बात करते हैं, जबकि हमारे पास कैरिबियन में भी कई संसाधन हैं। यहाँ एक छोटी सी सूची है। हमारे पास यूएसएस जीमा, यूएसएस फोर्ट लॉडरडेल, यूएसएस सैन एंटोनियो लेक, एरी, ग्रेवली, जेसन डनहम, स्टॉकडेल और ओशन ट्रेडर हैं। हमारे पास 10 फाइटर जेट्स, सीहॉक, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, कई ड्रोन और 4,000 से अधिक मरीन व नाविक तैनात हैं। अब जाहिर है, जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये जमीन पर हमला करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी यही सवाल युद्ध या रक्षा सचिव पीट हेग्सेट से पूछा गया था और उन्होंने यही कहा। काउंटर कार्टेल नामित विदेशी आतंकवादी संगठन है, जैसा बताया गया था। हमारी पीढ़ी ने 20 साल अल-कायदा और आईएसआईएस का पीछा करने में बिताए हैं। राष्ट्रपति के अनुसार यह आईएसआईएस पश्चिमी गोलार्ध का अल-कायदा है।
वे डराते, आतंक फैलाते, वसूली करते और अमेरिकी लोगों को जहर देते हैं। राष्ट्रपति सही हैं। हर पकड़ी गई नाव 25,000 अमेरिकियों की जान बचाती है, क्योंकि वे ड्रग्स यहां लाए जा रहे थे। तो हमारा संदेश इन विदेशी आतंकवादी संगठनों को यही है कि हम आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अलकायदा के साथ किया था। हम आपको ढूंढ निकालेंगे, आपके नेटवर्क का पता लगाएंगे, आपका पीछा करेंगे और आपको मार डालेंगे। और आपने समुद्री क्षेत्र में इसके सबूत देखे हैं, चाहे वो कैरिबियन हो या पैसिफिक, पिछले 2 हमलों के साथ। हमें पता है ये लोग कौन हैं, किस नेटवर्क से जुड़े हैं और किन विदेशी आतंकी संगठनों का हिस्सा हैं। हम जानते हैं वे कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या ले जा रहे हैं, और उन्हें भी ये पता है। इससे जल्द ही इन नावों की रणनीति बदल जाएगी। बिल्कुल, हम उस क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत बात कर रहे हैं जो हमारे पास इस क्षेत्र में है। लेकिन इन बयानों का फिर भी एक मतलब है, और इससे मादुरो डर गए हैं क्योंकि उन्होंने कल ही ये कहा था। क्लिप चलाने से पहले बता दूं, हम इसे डब नहीं कर रहे हैं। वे सच में अंग्रेजी में बोल रहे थे और ये उन्होंने कहा, ना चिंता, ना युद्ध, ना कीड़ा, बस शांति, बस शांति, बस शांति, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, शांति हमेशा के लिए। कोई पागल कीड़ा नहीं, पागल युद्ध नहीं। इसे तर्जन भाषा कहा जाता है। अगर इसे टार्जन जैसी स्पेनिश में अनुवाद किया जाए तो होगा युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, युद्ध नहीं चाहिए, पागलों के युद्ध को नहीं, युद्ध की पागलपन को नहीं, और यही अनुवाद होगा, है ना? हाँ शांति, हाँ शांति, हाँ शांति, हमेशा के लिए विजय, हमेशा के लिए शांति की विजय। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, अमेरिका को युद्ध के लिए कांग्रेस से समन्वय करना होता है, क्योंकि आखिरकार सिर्फ कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है, कार्यकारी शाखा नहीं। तो बताइए क्या हुआ? यह सवाल व्हाइट हाउस से पूछा गया था और प्रशासन में किसी के अनुसार ऐसा लगता है कि ट्रंप कांग्रेस के साथ तभी समन्वय करेंगे जब मादुरो की लाश अमेरिकी हिरासत में होगी। व्हाइट हाउस से आया यह बयान चौंकाने वाला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह महज एक गुमनाम व्यक्ति है। हमें उसकी पद या आधिकारिक स्थिति नहीं पता, फिर भी यह चौंकाने वाला है। लेकिन उसी लेख के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पहले ही कांग्रेस के सदस्यों को कई गोपनीय ब्रीफिंग्स दी हैं। उन बैठकों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कांग्रेस में किसी को भी वेनेजुएला या आसपास उनकी कार्रवाइयों से समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें उनके बयानों को थोड़ी सावधानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी बात खुलकर कहने और बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है, कुछ ज्यादा ही। लेकिन एक और बात जो थोड़ी चौंकाने वाली है वो ये है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर गुप्त CIA कार्रवाइयों को मंजूरी दी है। उन्होंने इसे कुछ हद तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। मुझे नहीं पता ये जानबूझकर था या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। आपने CIA को वेनेजुएला में जाने की अनुमति क्यों दी? और क्या आप इन कथित हमलों के बारे में और जानकारी साझा कर सकते हैं? खैर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसे 2 कारणों से अनुमति दी थी। पहली बात, उन्होंने अपनी जेलें अमेरिका में खाली कर दी। दूसरी बात, ड्रग्स। हमारे पास वेनेजुएला से कई ड्रग्स आ रहे हैं। क्या CIA मादुरो को हटा सकती है? ओह, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, ये मुझे बेवकूफ़ी लगता है। ये सवाल बेवकूफ़ी भरा नहीं है, लेकिन क्या जवाब देना बेवकूफ़ी होगा। अब मादुरो CIA का मुद्दा उठाकर अपने समर्थकों को भड़काकर सेना या मिलिशिया में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन यही हमारी बड़ी समस्या है। अगर हम सैटेलाइट से वेनेजुएला के सैन्य अड्डों को देखें तो लगता है ये किसी ऐसे देश जैसे नहीं हैं जिसे आक्रमण या हमले की आशंका हो। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, उसके पास देश के अंदर जन समर्थन नहीं है, कहीं से भी नहीं। असल में जुलाई 2024 में जो सबसे हालिया चुनाव हुआ था, यानी सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा पहले, उसमें वह भारी अंतर से हार गया था। हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वेनेजुएला के विपक्ष द्वारा दिए गए अनुमान के आधार पर, जिनके पास कुछ वोटों की गिनती या रसीदें हैं, ऐसा लगता है विपक्षी उम्मीदवार को 70% वोट मिले। लेकिन आधिकारिक नतीजों के अनुसार मादुरो ने 51% वोट जीते और विपक्ष को 44% मिले।
इस चुनाव परिणाम का सबसे मजेदार हिस्सा जो मादुरो ने प्रकाशित किया वह यह था कि उन्होंने राष्ट्रीय परिणाम या राष्ट्रीय गिनती की घोषणा तो कर दी, लेकिन सभी क्षेत्रीय गिनतियां वास्तव में उस संख्या के बराबर नहीं थीं जो उन्होंने घोषित की थी। वे झूठ बोल रहे थे और उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि उनका झूठ नतीजों से मेल खाता है या नहीं। उन्होंने बस आखिरी संख्या बना दी। यह मुझे स्टालिन के उस कथन की याद दिलाता है, मायने यह रखता है कि गिनती कौन कर रहा है, न कि कौन वोट दे रहा है। और आखिरकार वोटों की गिनती मादुरो के ही लोग कर रहे थे। खैर, यह थोड़ी सी अलग बात हो गई। यह दिखाता है कि उन्हें देश में जनसमर्थन नहीं है। लेकिन दूसरा कारण कि इतनी सारी बेस अपनी संचालन क्षमता से काफी नीचे काम कर रही हैं, यह हो सकता है कि सेना का बड़ा हिस्सा कहीं और भेज दिया गया है, कराकास के पास या बाहर जो देश की राजधानी है, जहां हम मान सकते हैं कि मादुरो कहीं छिपे हुए हैं। अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा। हालिया CNN रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ड्रग्स या तस्करी के ढांचे और रास्तों पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमें नहीं पता कि वे कहां जाएंगे। क्या वे राजधानी की ओर बढ़ेंगे या सिर्फ, आप जानते हैं, अन्य शहरों की ओर। हम जानते हैं कि 5000 सैनिक, चाहे नौसेना कितनी भी हो, आक्रमण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। एक और अहम बात जो लोग नहीं कहते वह है कि वेनेजुएला में कई चीनी लोग रहते हैं। असल में 2000 से अब तक वेनेजुएला और चीन के बीच बहुत करीबी संबंध रहे हैं और इसका मतलब है कि वहाँ बहुत सा व्यापार दोनों देशों के बीच होता रहा है। जब मैं कहता हूँ कि वेनेजुएला में बहुत सारे चीनी लोग हैं, मेरा मतलब है सैकड़ों हजार लोग। बिल्कुल, यह चीन के सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए काफी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन किसी तरह शामिल हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन हम जो भी होगा उस पर नजर बनाए रखेंगे। और अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको हर अपडेट मिलता रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।